Hello, good evening, student. Today we will discuss migration. माइग्रेशन टॉपिक जो हमारा मुख्य परीक्षा का एक इम्पॉर्टेंट सिलेबस का पार्ट है। और आज हम लोग जो है माइग्रेशन टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें इंडिया और बिहार विथ स्पेशल रेफरेंस ये रहेगा। और इसमें देखेंगे कि माइग्रेशंस के कितने पहलू हैं, कितने डायमेंशंस हैं, कितने एस्पेक्ट्स हैं, टाइप्स ऑफ माइग्रेशन क्या हैं, माइग्रेशंस के थ्योरी कौन कौन से हैं, और इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं, क्या रीजन्स हैं माइग्रेशंस के, इसके क्या क्या डिफरेंट कंसिक्वेंसेज होते हैं। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रिवर्स माइग्रेशन क्या है, रिवर्स माइग्रेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो इन सारे बिंदुओं पर हम लोग डिस्कस करेंगे और एक एक करके जो है सारे एस्पेक्ट को कवर करेंगे। सबसे पहले जो है हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज माइग्रेशन क्या है, माइग्रेशंस के थ्योरीज क्या है। तो जो की कंसेप्ट्स ऑफ माइग्रेशन जो है सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे थ्योरीज ऑफ माइग्रेशंस। माइग्रेशंस में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट थ्योरीज हैं जो कि माइग्रेशन के बिहेवियर को प्रिडिक्ट करते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है टाइप्स ऑफ माइग्रेशंस। टाइप्स ऑफ माइग्रेशंस में कौन कौन से टाइप्स हैं माइग्रेशंस के, वो हम लोग देखेंगे। तीसरा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है काउजेज ऑफ माइग्रेशंस, या फिर बोल सकते हैं फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशंस क्या है। और फोर्थ वन जो है कंसिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन, जिसमें डिफरेंट एरिया में क्या क्या इसका कंसिक्वेंस हो रहा है माइग्रेशन का, वो देखेंगे। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट रिवर्स माइग्रेशन, जो कि हम लोग देख रहे हैं कि पोस्ट कोविड या ड्यूरिंग द कोविड पीरियड लार्ज स्केल पे जो है इंडिया में रिवर्स माइग्रेशन हुआ है। और ये रिवर्स माइग्रेशन को लोग प्रिडिक्ट नहीं कर पाए थे, इसके बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेज है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो टाइप्स ऑफ माइग्रेशंस में हमारा इंटरनेशनल माइग्रेशंस और हमारा इंटरनल माइग्रेशंस होगा। तो इंटरनेशनल माइग्रेशंस क्या है, कितने डायमेंशंस है इसके क्या क्या इम्पैक्ट है। उसके बाद इंटरनल माइग्रेशंस को हम लोग देखेंगे, जो विद इन द कंट्री जो माइग्रेशंस होता है उसके बारे में देखेंगे। फैक्टर्स में देखेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स है। तो पहला देखेंगे पुश फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन और पुल फैक्टर ऑफ माइग्रेशन, ये दोनों फैक्टर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है कंसिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशंस, तो इसमें देखेंगे कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेज क्या है माइग्रेशंस का, और दूसरा जो है डेमोग्राफिक कंसिक्वेंसेज क्या है माइग्रेशंस का। और नेक्स्ट जो है हमारा देखेंगे सोशल कंसिक्वेंसेज क्या है, सोशियो कल्चरल कंसिक्वेंसेज क्या है माइग्रेशन का। और लास्ट में देखेंगे कि इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंसेज क्या है माइग्रेशन का। तो इन सारे एस्पेक्ट्स पे हम लोग जो है वन बाय वन डील करेंगे। ह्यूमन माइग्रेशन, अब हम लोग सबसे पहले तो ह्यूमन माइग्रेशन को डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज ह्यूमन माइग्रेशन, ह्यूमन माइग्रेशन होता क्या है। तो इसमें दो चार की वर्ड्स हैं जिसको हम लोगों को ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है कि मूवमेंट ऑफ पीपल पर्सन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मूवमेंट ऑफ पर्सन पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस permanently or temporary at a new location, new geographical regions, new location for the purpose of settlement के लिए, for the purpose of employment, for the purpose of business, for the purpose of education etc. There are so many regions माइग्रेशन के हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है कि जो मूवमेंट हो रहा है, तो ये हमारा जो मूवमेंट है ये परमानेंट और टेम्प्रोरी दोनों दो तरीके का मूवमेंट हो सकता है। या तो अस्थायी रूप में मूवमेंट हो सकता है और या फिर टेम्प्रोरी अस्थायी मूवमेंट हो सकता है। ये मूवमेंट वन प्लेस टू अनदर प्लेस न्यू लोकेशन में होगा, न्यू ज्योग्राफिक रीजन में होगा। और इसके वेरियस पर्पस हो सकते हैं। सेटलमेंट के पर्पस से मूवमेंट हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट के पर्पस से मूवमेंट हो सकता है, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, एजुकेशंस के लिए, हेल्थ के लिए। बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हो सकते हैं, पॉलिटिकल फैक्टर हो सकते हैं, हेल्थ फैक्टर हो सकता है। देयर आर सो मेनी रीजन्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है कि मूवमेंट ऑफ पीपल पर्सन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस परमानेंटली और टेम्परली, दो तरीके का हो सकता है।
एट अ न्यू लोकेशन फॉर द पर्पस ऑफ, देयर आर सो मेनी पर्पस, जिसके कारण हो सकता है, इसको बोलते हैं ह्यूमन माइग्रेशन। और ये ह्यूमन माइग्रेशन जो है राइट फ्रॉम द, अगर हिस्ट्री में हम देखते हैं तो बहुत सारा माइग्रेशन जो है इंटरनेशनल और इंटरनल माइग्रेशंस का एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं। और इसके बहुत सारे कारण जो हैं हम लोगों को ध्यान में आएगा कि किस तरीके से पॉलिटिकल रीजन से, वार के कारण, एपिडेमिक्स के कारण, रिलीजियस पर्पस के कारण माइग्रेशन एक जगह से दूसरे जगह पे हो रहे हैं या हुए हैं। द मूवमेंट जो है जनरली देखते हैं कि इसमें ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस में हो रहा है, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, जिसको हम लोग बोल रहे हैं इंटरनेशनल माइग्रेशन बोलते हैं। और विद इन दी कंट्री अगर ये होता है तो इसको इंटरनल माइग्रेशन कहते हैं। और इंटरनल माइग्रेशन जो है ज़्यादा इसका परसेंटेज है, ज़्यादा इसका डोमिनेंट मतलब कंट्रीब्यूशन है, ग्लोबली जो है सबसे ज़्यादा इंटरनल माइग्रेशन हो रहा है। तो हम लोग दोनों को देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से माइग्रेशन, उसका क्या डायरेक्शन है, क्या पैटर्न है, क्या नेचर है, और उसी तरीके से देखेंगे कि इंटरनल जो माइग्रेशंस हो रहे हैं उसका क्या ट्रेंड पैटर्न है, क्या नेचर है, क्या क्या उसके फैक्टर्स हैं। तो ये हम लोग डिटेल में देखेंगे। अभी हम लोग इसको देख रहे हैं, मैप जो है ये नेट माइग्रेशन फ्लो को बता रहा है। तो नेट माइग्रेशन फ्लो जो हमारा हुआ यहाँ पे इमिग्रेशन, इमिग्रेशन और इमिग्रेशन, तो इसमें जो है अगर किसी दूसरे अगर कोई कंट्री का पीपल, सिटीजन या लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं, मतलब अपने कंट्री से किसी दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, कंट्री ए से कंट्री बी, कंट्री सी, कंट्री डी, ये अगर इस तरीके से जा रहे हैं तो हम लोग इसको बोलेंगे ई माइग्रेशन हो रहा है। और अगर यहाँ से अगर सी से ए की ओर आ रहे हैं, बी से ए कंट्री में आ रहे हैं, डी से ए कंट्री में आ रहे हैं, तो इसको ई माइग्रेशन बोल रहे हैं। तो इमिग्रेशन और इमिग्रेशन दोनों का जो अंतर होगा, जो डिफरेंस होगा, उसको नेट माइग्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर इस फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि इमिग्रेशन जो है हमारा सबसे जो ज़्यादा है इमिग्रेशन, वो ये जो रीजन्स है हमारा आपका एशिया का जो रीजन्स है, एशिया में आपका हो गया चाइना, ये साउथ एशिया पूरा, नेपाल, सॉरी इंडिया हो गया, आपका चाइना हो गया, ये सब एरिया जो है यहाँ से माइग्रेशन ज़्यादा हुआ है दूसरे कंट्री में। उसी तरीके से अफ्रीकन बहुत सारे कंट्री हैं जहाँ से माइग्रेशन दूसरे कंट्री में हुआ है। जबकि हम लोग देख रहे हैं कि कनाडा और यूएसए या फिर अर्जेंटीना, रसिया, ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जो रीजन्स है, ये सब दूसरे कंट्री से यहाँ पे जो है लोग इमाइग्रेट करके आए हैं। तो मतलब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इस कलर से है, ये रीजन्स है जहाँ से नेटिव प्लेस से दूसरे कंट्री में लोग मूव किए हैं, और दीज आर दी प्लेसेस वेयर दूसरे कंट्री से इस कंट्री में लोग आए हैं। तो ये फिगर से ये स्पष्ट हो रहा है कि नेट माइग्रेशन फ्लो जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे है और कहाँ पे किस तरीके का पैटर्न है। तो हम लोग देख रहे हैं, जनरली ये देख रहे हैं कि जो हमारा जो सदर्न हेमिस्फीयर के जो कंट्री है, चाहे वो साउथ अमेरिका में हो गया, आपका ब्राज़ील हो गया, पराग्वे हो गया, इक्वाडोर हो गया, कोलंबिया हो गया, इस तरीके बोलीविया हो गया, उसी तरीके से मोस्ट ऑफ द जो अफ्रीकन कंट्रीज है, और साउथ एशिया और ईस्ट एशिया और इस एशिया के जो कंट्री हैं, वो जनरली वहाँ से लोग माइग्रेट करके जो है दूसरे कंट्री में गए हैं। और जो ब्लू कलर से है या ब्लू के जो डिफरेंट शेड्स में है, वहाँ पे लोग माइग्रेट करके गए हैं। तो ये एक पैटर्न बताता है, एक नेचर बताता है कि किस तरीके से ई माइग्रेशन और इमिग्रेशन का जो है पैटर्न है वर्ल्ड वाइड। ह्यूमन माइग्रेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से, सबसे पहले देखेंगे इस माइग्रेशन के जो बिहेवियर है या पैटर्न है या जो डायरेक्शंस है या जो नेचर है, वो किस तरीके से डिटरमिन्ड होता है, कैसे इसको डिसाइड किया जाता है। तो इसके लिए बहुत सारे माइग्रेशन लॉ सोशल साइंटिस्ट ने प्रोवाइड किया है, जो ट्राई टू प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ माइग्रेशन या माइग्रेंट पीपल के बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने का प्रयास किया गया। तो इसमें जो सबसे पहला जो प्रयास था वो
रेवेंस्टीन्स का प्रयास था माइग्रेशन का, जो सबसे पहले प्रपोजल लॉ दिया था 1880 में ही ये लॉ दिए थे। और इन्होंने बताया था कि एवरी माइग्रेशन फ्लो जनरेट्स रिटर्न और काउंटर माइग्रेशन, मतलब एक माइग्रेशन हो रहा है तो इसका काउंटर माइग्रेशन का भी फ्लो चलेगा, तो ये इनका जम्पशन था। सेकेंड ये है कि द मेजोरिटी ऑफ माइग्रेशन मूव अ शॉर्टर डिस्टेंस, मतलब ये टेंडेंसी होती है कि वो शॉर्टर डिस्टेंस में माइग्रेट करेगा, इनिशियली वो शॉर्टर डिस्टेंस में माइग्रेट करेगा। और बहुत सारे रीजन होते हैं कि शॉर्टर डिस्टेंस में क्यों माइग्रेट करेगा, तो अगर उसको अपॉर्चुनिटी वहाँ पे मिल जा रहा है, जो भी नीड रिक्वायरमेंट है, अगर शॉर्टर डिस्टेंस में अगर किसी को मिल जाता है तो लोग लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करना नहीं चाहते हैं। तो मेजोरिटी ऑफ जो माइग्रेंट्स मूव करते हैं वो शॉर्टर कम दूरी में जो है माइग्रेशन उनका होता है। तीसरा जो इनका ऑब्जर्वेशन था कि माइग्रेंट्स हु मूव लॉन्गर डिस्टेंस टेंड टू चूज बिग सिटी डेस्टिनेशन, मतलब अगर जो लंबा डिस्टेंस लंबी दूरी जो तय करते हैं वो जनरली जो बड़े बड़े शहरों में शहर को प्रेफर करते हैं। सपोज कीजिए बिहार से दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, इस तरीके के बड़े शहरों में जो है माइग्रेशन होता है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन होगा तो बड़े शहरों में लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन होगा। नेक्स्ट इनका ऑब्जर्वेशन था कि अर्बन रेसिडेंट्स आर ऑफन लेस माइग्रेटरी देन इनहेबिटेंट्स ऑफ रूरल एरिया। इनका ये फाइंडिंग्स था कि गांव के लोग ज़्यादा माइग्रेंट्स होते हैं, ज़्यादा माइग्रेट करते हैं इन कंपेरिजन टू शहरों में रहने वाले लोगों की तुलना में ग्रामीण लोग ज़्यादा मूव करते हैं। पांचवा इनका ये है कि फैमिलीज आर लेस लाइकली टू मेक इंटरनेशनल मूव्स देन यंग एडल्ट्स। फैमिली के साथ अपने पूरे परिवार और पूरे परिवार के सदस्यों के साथ लोग अंतर्राष्ट्रीय माइग्रेशन करना जो है वो कम पसंद करते हैं, और इन कंपेरिजन टू जो सिंगल एडल्ट यंग एडल्ट होते हैं वो ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय माइग्रेशन या इंटरनेशनल मूव को प्रेफर करते हैं। तो दीज आर द फाइंडिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट नेक्स्ट फाइंडिंग जो इनका है कि मोस्ट माइग्रेंट्स आर एडल्ट। जनरली जो माइग्रेंट पीपल होते हैं उसमें हमारा जो कम एज के जो चिल्ड्रन और यंग होंगे और जो ओल्ड एज होंगे वो कम प्रेफर करते हैं माइग्रेशन इन कंपेरिजन टू एडल्ट। मोस्ट ऑफ दी जो माइग्रेंट्स होते हैं वो एडल्ट ग्रुप के होते हैं, एडल्ट एज ग्रुप में होते हैं। नेक्स्ट फाइंडिंग है लार्ज टाउन्स ग्रो बाई माइग्रेशन रादर देन नेचुरल इंक्रीज, मतलब जो बड़े बड़े शहर होते हैं उनका जो ग्रोथ होता है, पॉपुलेशन का जो ग्रोथ होता है वो ज़्यादातर माइग्रेशन के कारण होता है रादर देन जो नेचुरल ग्रोथ होता है जो बर्थ रेट के कारण। लेकिन इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो होता है वो माइग्रेशन के कारण जनसंख्या वृद्धि बड़े शहरों में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है कि माइग्रेशन स्टेज बाय स्टेज। माइग्रेशन जो होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है। जनरली ये देखा गया है कि पहले विलेज से जो है वो छोटे स्मॉल टाउन में जाएंगे, स्मॉल टाउन से वो बिग टाउन में जाएंगे, बिग टाउन या सिटीज़ में जाएंगे, और फिर बिग सिटीज़ से जो है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, या फिर उसके बाद जो है इंटरनेशनल। तो इस तरीके का ट्रेंड जो है वो देखने को मिलता है, स्टेप माइग्रेशन होता है। जनरली लोग पहले शॉर्टर डिस्टेंस में जो है माइग्रेट करते हैं विलेज से। स्मॉल टाउन है, स्मॉल टाउन सपोज कीजिए विलेज है तो डिस्ट्रिक्ट टाउन्स में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट टाउन से जो है फिर बिग टाउन कैपिटल सिटी में जाएंगे, कैपिटल सिटी से फिर मेट्रोपॉलिटन जो कंट्री का सिटी जो है वहाँ पे जाएंगे, फिर वहाँ से जो है इंटरनेशनल माइग्रेशन का जो है ट्रेंड वो ज़्यादा देखने को मिलता है। इन जनरल ये एक जनरल पैटर्न है जो कि ऑब्जर्व किया गया है। इसके अलावा अर्बन रूरल डिफरेंसेस भी हैं माइग्रेशन में, कि रूरल एरिया का जो माइग्रेशन का जो बिहेवियर और पैटर्न होगा वो अर्बन एरिया के माइग्रेशन के पैटर्न और बिहेवियर से अलग होगा। इसके अलावा माइग्रेशन एंड टेक्नोलॉजी का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है कि जिस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी है या फिर और टेक्नोलॉजी का जो विकास हो रहा है उस तरीके से माइग्रेशन का भी बिहेवियर और पैटर्न में जो है बदलाव आ रहा है। वो हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से आईटी टेक्नोलॉजी है जो माइग्रेशन के बिहेवियर को रिस्ट्रिक्ट किया है, और बहुत सारे लोग जो है मतलब आउटसोर्सिंग के द्वारा, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि बिजनेस प्रोसेस बीपीओ
बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, या फिर होता है केपीओ, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। तो इसमें क्या होता है, किसी दूसरे कंट्री का भी काम जो है आप अपने कंट्री में रह करके ही उनके काम को कंप्लीट करके उनको हैंड ओवर कर सकते हैं। तो ये आईटी टेक्नोलॉजी के एडवांस होने के कारण ये सारी सुविधाएं हो रही है, जिसके कारण लेबर का जो आईटी वर्क फोर्स है उसका मूवमेंट कम हो गया है, और वो इस तरीके से बाहर दूसरे देशों का भी काम अपने देश में रह के कर सकते हैं। उसी तरीके से अभी बहुत सारे काम हैं जो वर्क मतलब स्टे घर पे रह कर के ही है, जो कि वो ऑफिस का काम कर रहे हैं। तो ये सब जो है मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। तो किस तरीके से टेक्नोलॉजी जो है माइग्रेशन को प्रभावित किया, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है। उसके बाद है इकोनॉमिक कंडीशंस। किसी भी रीजन का नेटिव प्लेस का क्या इकोनॉमिक्स कंडीशन है, उस पर डिपेंड करता है कि माइग्रेशन किस तरीके से, किस दिशा में और कहाँ और कितने हद तक होगा। तो आर्थिक कंडीशन जो है, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दीज आर द फाइंडिंग्स एंड ऑब्जर्वेशन जो रेवेनस्टाइन ने अपने थ्योरी माइग्रेशंस लॉ में फाइंडिंग में इन्फ्लुएंसेस ड्रॉ किया था। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सब पॉइंट सब है। तो पहला इन्होंने ऑब्जर्व किया कि एवरी माइग्रेशन फ्लो जनरेट्स अ काउंटर माइग्रेशन। इनका पहला जो पॉइंट था कि एक माइग्रेशन जो है काउंटर माइग्रेशन को जन्म देता है। दूसरा है कि जो मेजोरिटी ऑफ माइग्रेंट्स हैं वो शॉर्टर डिस्टेंस को मूव करते हैं। तीसरा फाइंडिंग जो इनका था कि जो लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रेवल करते हैं या मूव करते हैं या माइग्रेट करते हैं, वो बिग सिटी को अपना डेस्टिनेशन बनाते हैं। फोर्थ जो था कि अर्बन रेसिडेंट्स जो है लेस माइग्रेटरी देन रूरल पीपल ज़्यादा माइग्रेट करते हैं इन कंपेरिजन टू अर्बन पीपल। उसी तरीके से फैमिलीज जो है लेस लाइकली टू मेक इंटरनेशनल मूव जो है कम करेंगे इन कंपेरिजन टू एडल्ट। नेक्स्ट जो था कि मोस्ट माइग्रेंट्स आर एडल्ट्स, और लार्ज टाउन्स ग्रो बाई माइग्रेशन रैदर देन नेचुरल ग्रोथ। नेचुरल इंक्रीज के तुलना में माइग्रेशन के कारण उनका ज़्यादा वृद्धि होता है। और माइग्रेशन जो होता है वो स्टेज बाय स्टेज होता है, स्टेप बाय स्टेप माइग्रेशन होता है, जो हम लोग देखे हैं इसमें। और अर्बन रूरल भी डिफरेंस जो है बिहेवियर पैटर्न में देखने को मिलता है। और माइग्रेशन एंड टेक्नोलॉजी में बहुत ही एक इम्पैक्ट होता है कि टेक्नोलॉजी जो है माइग्रेशन पैटर्न में बिहेवियर को गाइड एंड कंट्रोल करता है। और इसके अलावा जो इकोनॉमिक कंडीशन है, बोथ सोर्स रीजन और डेस्टिनेशन दोनों का क्या कंडीशन है, उस पर भी पैटर्न एंड बिहेवियर जो है अफेक्टेड होता है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन बाय रेवेनस्टीन। नेक्स्ट जो लॉ है माइग्रेशन थ्योरी में वो है हमारा लीज लॉ ऑफ माइग्रेशन, जिसको हम लोग जो है इन जनरल भी पढ़ते हैं कि माइग्रेशन के कौन कौन से पुश फैक्टर है। पुश फैक्टर मतलब जो सोर्स रीजन में से माइग्रेट करने के लिए प्रेरित करता है या कंपेल करता है या फोर्स करता है कि वो मूव करे सोर्स रीजन से। और पुल फैक्टर बोलते हैं कि जो जहाँ डेस्टिनेशन है, जहाँ वो जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से रीजन्स हैं जिसके कारण वो अट्रैक्ट करता है कि लोग वहाँ पे माइग्रेट करके जाए। तो हम लोग देखेंगे कि पहला कि इनमें ली का जो है लॉ का जो डिवाइड फैक्टर्स को जो है दो भागों में बांटते हैं। पहला जो है वो पुश फैक्टर और दूसरा है पुल फैक्टर। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे कि कौन कौन से पुश फैक्टर है जिसके कारण माइग्रेशन होता है। तो पुश फैक्टर्स आर थिंग्स दैट आर अनफेवरेबल अबाउट द एरिया दैट वन लिव्स। जहाँ पे वो रह रहे हैं वो अनफेवरेबल कंडीशंस है। और पुल फैक्टर्स आर थिंग्स दैट अट्रैक्ट वन टू अनदर एरिया, जो आपको अट्रैक्ट करता है। सपोज कीजिए अगर गांव से लोग शहर में आ रहे हैं, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से रीजन है जो कि शहर में आने के लिए अट्रैक्ट करता है। तो हम लोग डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन से पुल फैक्टर हैं और कौन कौन से पुश फैक्टर हैं जो कि उसको कंपेल करता है, फोर्स करता है कि वहाँ से वो माइग्रेट करे। तो ये ली का जो है इम्पोर्टेंट लॉ है माइग्रेशन का। पुश फैक्टर्स हैं, उसमें जो पहला आता है वो नॉट इनफ जॉब्स। अगर सोर्स रीजन में जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, वहाँ पे जो भी यूथ है, यंग पॉपुलेशन है, उसको अगर वहाँ के इकोनॉमी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, इनकम जनरेटेड कोई
जॉब में अगर उपलब्ध नहीं, अवेलेबल नहीं करा पाता है, तो वहाँ के लोग जो होते हैं अपनी लाइवलीहुड या जॉब के लिए एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट करने को बाध्य होते हैं। दूसरा फैक्टर है फ्यू अपॉर्चुनिटीज़। जहाँ पे रह रहे हैं अगर वहाँ पे अवसर की कमी है, अवसरों की कमी है, चाहे वो जॉब का अवसर हो, एजुकेशन का अवसर हो, या हेल्थ फैसिलिटी पाने का अवसर हो, या डिफरेंट काइंड ऑफ अवसरों की जो अगर कमी होगी तो लोग वहाँ से माइग्रेट करना चाहेंगे। तीसरा है इनएडिक्वेट कंडीशंस। इनएडिक्वेट कंडीशन का मतलब है कि असमुचित जो वहाँ पे रहने का जो लाइव लिविंग डिग्निफाइड लिविंग लाइफ जीने के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं, जो आवश्यक नीड्स है, जो रिक्वायरमेंट्स है, अगर वो इनएडिक्वेट है, अपर्याप्त है, तो लोग वहाँ से मूव करना शुरू करेंगे। सपोज कीजिए अगर गांव में रह रहे हैं, अगर वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पानी का सप्लाई नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस नहीं है, तो लोग इन सब चीज़ों को पाने के लिए, बेहतर सुविधाओं के लिए लोग गाँव से शहरों की ओर मूव करते हैं। डिजर्टिफिकेशन, कभी कभी क्या होता है कि ड्रॉट कंडीशन जो है प्रोलॉन्ग्ड हो गया, मतलब सूखा जो है लंबे समय तक के लिए हो जाता है, तो लोग का जो एग्रीकल्चर या फार्मिंग एक्टिविटीज़ या जो भी प्राइमरी सेक्टर है, एलाइड एक्टिविटीज़ है, वो कम हो जाता है, रुक जाता है, जिसके कारण लोग अनएम्प्लॉयड भी हो जाते हैं और लाइवलीहुड और फूड की भी समस्या हो जाती है, तो लोग एक जगह से दूसरे जगह की ओर माइग्रेट करते हैं नए अवसरों की तलाश में। फेमाइन इन ड्रॉट, सेम कंडीशन है, अगर एक्सटेंडेड हो गया, डिजर्टिफिकेशन है, फेमाइन, ड्रॉट। नेक्स्ट है पॉलिटिकल फियर्स ऑफ प्रोसिक्यूशन, कहीं कहीं पे सिविल राइट्स हो रहे हैं या युद्ध होने की संभावना रहती है, तो वहाँ पे फियर के कारण भी लोग एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करते हैं, इसको बोलते हैं सिक्योरिटी पर्पस से, या फिर ऐसे जहाँ पे पीसफुल जगह है, जहाँ पे उस तरीके का थ्रेट नहीं है, तो लोग ऐसे जगह पे जो डिस्टर्ब है, जहाँ पे प्रॉब्लमेटिक एरिया है, जहाँ पे ऑलवेज मासेकर्स, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, सिविल राइट्स वगैरह हो रहे हैं, वहाँ से मूव करके दूसरे जगह पर जाते हैं। नेक्स्ट है स्लेवरी और फोर्स्ड लेबर। फोर्स्ड लेबर और स्लेवरी भी मतलब ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसके कारण जो कि लोग मूव करते थे। आप देखेंगे कि जब हमारा देश जब गुलाम था, तो वहाँ उस समय लार्ज स्केल में जो है ब्रिटिश लोग जो है लेबर फोर्स को अपने जो भी डिफरेंट कॉलोनीज थे, जहाँ पे उनका फॉरेस्टर इंडस्ट्री या फिर अदर काइंड ऑफ इंडस्ट्री चल रहा था, वहाँ पे बॉन्डेड लेबर के रूप में ले जाते थे अपने फैक्ट्री में काम करने के लिए। तो इस तरीके का भी एग्जाम्पल्स हमारा इतिहास में हिस्टोरिकल टाइम पीरियड में देखने को मिलता है। नेक्स्ट फैक्टर है पुअर मेडिकल केयर। अगर सोर्स रीजन में मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, जो कि बेसिक नीड्स है, तो लोग ऐसे जगह पे मूव करते हैं जहाँ पे उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ की सुविधा उपलब्ध हो। नेक्स्ट है लॉस ऑफ वेल्थ। अगर जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे उनकी संपत्ति का लॉस हो गया, चाहे वो नेचुरल रीजन से हो या फिर आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड रीजन से हो, तो लोग प्रेफर करते हैं कि नए जगह पे जा कर के अपने नए तरीके से ज़िंदगी की शुरुआत करें। इसके अलावा है नेचुरल डिसास्टर। कभी कभी लार्ज स्केल पे नेचुरल डिसास्टर हो सकता है। नेचुरल डिसास्टर अर्थक्वेक के रूप में हो सकता है, हमारा फ्लड के रूप में हो सकता है, ड्रॉट के रूप में हो सकता है, फॉरेस्ट फायर के रूप में हो सकता है। तो देयर आर सो मेनी रीजन जिसमें जो उनका जो निवास स्थल है या निवास होम होता है वो डिस्ट्रॉय हो गया, डिस्ट्रक्ट हो गया, तो फिर उस ऐसे कंडीशन में अपने आप को मूव कर देते हैं सुरक्षित जगह पर। तो इसमें कुछ फैक्टर्स में देख रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स, जॉब की कमी, अगर जॉब अवेलेबल नहीं है, अपॉर्चुनिटी की कमी, जॉब्स की कमी, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, इनएडिक्वेट कंडीशंस है, चाहे वो इकोनॉमिक कंडीशन हो, सोशल कंडीशन हो, पॉलिटिकल कंडीशन हो, या फिर इन्वायरमेंटल कंडीशंस हो। अगर ये पर्याप्त अच्छे तरीके से नहीं है तो लोग मूव करते हैं। ड्रॉट है, प्रोलॉन्ग फेमाइन है, डिजर्टिफिकेशंस है, अगर वहाँ पे किसी तरीके का फसल का उत्पादन नहीं किया जा रहा है। पॉलिटिकल फियर, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, वार है, सिविल राइट्स है, ये सब भी कारण है पुश फैक्टर के रूप में। स्लेवरी और फोर्स्ड लेबर, जिसके कारण लोग मतलब जबरन जो है बॉन्डेड लेबर को जो है एक जगह से दूसरे जगह पे मूव कराया जाता है। पुअर मेडिकल केयर, लॉस ऑफ वेल्थ, नेचुरल डिसास्टर,
डेथ थ्रेट्स, जीवन का खतरा, अगर उनको लग रहा है कि यहाँ पे रहेंगे तो हम असुरक्षित रहेंगे, इनसिक्योरिटी की भावना अगर है तो भी लोग वहाँ से मूव करना चाहेंगे। इसके अलावा डिजायर फॉर मोर पॉलिटिकल और रिलीजियस फ्रीडम, बहुत लोग का डिजायर होता है कि वो पॉलिटिकल फ्रीडम में रहें, रिलीजियस फ्रीडम हो, सोशियो कल्चरल फ्रीडम हो, इकोनॉमिक फ्रीडम हो, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है पोल्यूशन, एनवायरमेंटल कंडीशन, अगर जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे किसी भी कारण से, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, या फिर आपका लैंड डिग्रेडेशन हो, या फिर किसी भी तरीके से एनवायरमेंटल डिग्रेड कर रहा हो और आपका जो हेल्थ और लाइवलीहुड प्रभावित हो रहा हो, तो ऐसे जगह से लोग दूसरे जगह पे जो प्योर, जहाँ पे एयर वाटर और आपका लैंड जो है, फूड अवेलेबल होता है, वहाँ पे लोग मूव करना पसंद करते हैं। तो पोल्यूशन इज ऑल्सो पुश फैक्टर। उसके बाद पुअर हाउसिंग कंडीशन, पुअर हाउसिंग कंडीशन का मतलब है जिसको रहने के लिए परमानेंट स्ट्रक्चर, घर नहीं है, घर में बेसिक एम्यूनिटीज, वाटर की, वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, या फिर और जो बेसिक एम्यूनिटीज है, ये अगर नहीं उपलब्ध हो रहा है जो, तो वो लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। लैंड लॉर्ड टेनेंट इशू, बहुत जगह ज़मीन का भी समस्या होती है, भूमि विवाद, ये भी एक कारण है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। मेंटलिटी, बहुत जगह का मेंटलिटी भी होता है मूव करने का, कि लोग जो है गांव से शहरों में या छोटे शहरों से बड़े शहरों में बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए, बेटर एजुकेशन के लिए, बेटर हेल्थ के लिए, बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए मूव करते हैं। या मेंटलिटी मतलब मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं कि अच्छे जगह पे अच्छी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए वो मूव कर जाते हैं, कोई हेजिटेशन उनको नहीं होता है। अगर किसी भी रीजन्स में किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन इन द फॉर्म ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रीजनल डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, क्लास डिस्क्रिमिनेशन अगर हो रहा है, तो लोग वहाँ पे रहना कंफर्ट फील नहीं करते हैं, फिर वैसी जगह से लोग मूव करना शुरू कर देते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स में आएगा। वार, कहीं पे युद्ध हो रहा है, सिविल राइट्स हो रहा है, या फिर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, हमेशा युद्ध होने की संभावना, टेंशन बना रहता है, तो लोग वैसे जगह को छोड़कर जहाँ पर इस तरीके का प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे लोग मूव कर जाते हैं। रेडिएशन का प्रॉब्लम, कहीं पर अगर न्यूक्लियर सेटअप है या किस तरीके का रेडिएशन का प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो ऐसे जगह पे लोग रहना पसंद नहीं करते हैं और ऐसे जगह से दूर दूसरी जगह माइग्रेट कर जाते हैं। डिजीज, अगेन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो हम लोग देख रहे हैं, कि कभी कभी जो डिजीज़ जो है एपिडेमिक और पैंडेमिक का रूप धारण कर लेता है, तो वहाँ पे लोग वैसे जगह पे रहना पसंद नहीं करते हैं और वो हेल्दी इन्वायरमेंट में ऐसे जगह पे माइग्रेट कर जाते हैं जहाँ पे उनको उस डिजीज़ से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम नहीं हो। तो बहुत लोग हेल्थ टूरिज्म में देखते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, तो किस तरीके का एनवायरमेंटल कंडीशंस जो है जो उसके डिजीज़ के लिए सूटेबल है, तो डिजीज़ के कारण भी लोग माइग्रेट करते हैं। तो दीज आर ऑल दी रीजन्स, दीज आर ऑल दी पुश फैक्टर्स। इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं आप खुद से भी बता सकते हैं कि जो भी अनफेवरेबल कंडीशंस है, जो भी मतलब चीज़ें उनको प्रेस कर रही है, कंपेल कर रही है, फोर्स कर रही है टू माइग्रेट वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन टर्म्स ऑफ अनफेवरेबल टू फेवरेबल कंडीशन की तरफ, जो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी है वहाँ, जहाँ पर एम्पल अपॉर्चुनिटी होगा वहाँ पर मूव करेंगे। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं पुश फैक्टर्स में आते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे पुश फैक्टर्स जो है, ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये सोर्स रीजन है जहाँ से माइग्रेशन स्टार्ट होता है, और ये डेस्टिनेशन है जहाँ माइग्रेशन माइग्रेशन हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि सोर्स रीजन जो है, यहाँ पे पुश फैक्टर काम करता है। पुश फैक्टर्स
काम कर रहा है कि कौन कौन से पुश फैक्टर्स जो अभी हम लोग देख चुके हैं डेस्टिनेशन, कि यहाँ पे कौन कौन से पुल फैक्टर का मतलब हुआ कौन कौन से फैक्टर जो हैं अट्रैक्ट कर रहे हैं, कौन कौन से फैक्टर जो हैं अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्टिंग फैक्टर क्या क्या है, अट्रैक्टिंग फैक्टर या फेवरेबल फैक्टर्स क्या क्या हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पुश फैक्टर्स में अभी जितना भी फैक्टर्स देखे उसके अलावा जितने भी डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, जितने भी अनफेवरेबल कंडीशंस हो सकते हैं, जितने भी लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ये सारे फैक्टर जो है यहाँ से पुश करते हैं, पुश कर रहे हैं मतलब कंपेल कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं कि वो इस जगह से छोड़ करके ऐसी जगह पे मूव करेंगे जहाँ पे उनका अट्रैक्टिंग या फेवरेबल फैक्टर्स काम करता है। तो एक एक करके अब देखेंगे कि इसमें पुल फैक्टर्स कौन कौन से हैं। पहला जो फुल फैक्टर्स होगा हमारा वो जॉब अपॉर्चुनिटीज, ऐसे एरिया जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है, ऑब्वियसली जहाँ पे इंडस्ट्रीज होगा, जहाँ पे सर्विस सेक्टर का ग्रोथ होगा, जहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, वहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज होगी। बेटर लाइफ लिविंग कंडीशंस, बेटर लिविंग कंडीशंस का मतलब हुआ जो बेसिक डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ जीने के लिए जो जो भी कंडीशंस हैं वो अगर अवेलेबल हो, जैसे पोर्टेबल पीने योग्य पानी हो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो रहा है, या बेसिक कम्युनिटीज़ जो है वो प्रोवाइड हो रहा है, तो वहाँ पे लोग जो है लोग अट्रैक्ट होते हैं वैसे जगह में रहने के लिए। नेक्स्ट है द फीलिंग ऑफ हैविंग मोर पॉलिटिकल और रिलीजियस फ्रीडम। तो ऐसे जगह में जहाँ पे उनको पॉलिटिकल और रिलीजियस फ्रीडम मिल रहा है, किसी भी तरीके का मतलब ऐसा जो है रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट नहीं हो रहा है, तो ऐसे जगह पे लोग ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। इंजॉयमेंट, ऐसे जगह जहाँ पे वो नेचर को एंजॉय करे या फिर किसी तरह इंटरटेनमेंट की सुविधा हो, फ्रीडम हो और बेसिक कम्युनिटीज़ हो, बेसिक क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने के सारे कंडीशंस फुलफिल हों, तो वहाँ पे लोग माइग्रेट करते हैं। एजुकेशन फैसिलिटीज़ जहाँ पे अच्छा होगा वहाँ पे लोग ज़्यादा माइग्रेट करेंगे, ज़्यादा रहना पसंद करेंगे, चाहे वो स्कूलिंग एजुकेशन हो या फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी का हो या रिसर्च हो या फिर प्रोफेशनल एजुकेशन हो। तो जहाँ पे ज़्यादा सुविधा होगी, जहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ होगी, वहाँ पे लोग मूव करेंगे। तो एजुकेशन जो है फिर इम्पॉर्टेंट पुल फैक्टर्स है। फिर है बेटर मेडिकल केयर्स, एजुकेशन और मेडिकल हेल्थ केयर जो है जो बेसिक मिनिमम नीड्स है, जो कि किसी भी ह्यूमन का जो कैपिटल असेट क्रिएशन में ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे जो सुविधाएं उपलब्ध होगी तो वो ऐसे रीजन या वैसा डेस्टिनेशन जो है लोगों को अट्रैक्ट करता है आने के लिए। फिर अट्रैक्टिव क्लाइमेट्स, अगर वहाँ क्लाइमेट जो है कंफर्ट लेवल पे है, जो जहाँ पे न ज़्यादा गर्मी है या न ज़्यादा ठंड पड़ रहा है, एक्सट्रीमनेस नहीं है, मॉडरेट क्लाइमेट है, तो वहाँ पे लोग जो है ज़्यादा कंफर्ट फील करते हैं, तो लोग वहाँ पे रहना पसंद करते हैं, तो लोग माइग्रेट करते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है जो पुल फैक्टर्स में आएगा। उसके बाद सिक्योरिटी रीजन से भी लोग माइग्रेट करते हैं, जहाँ पे प्लेसेस सिक्योर होगा, जहाँ पे वो अपने आप को सिक्योर फील करेंगे, वहाँ पे इनसिक्योर प्लेसेस से मूव करके सिक्योर प्लेसेस पे माइग्रेट करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। यू जस्ट इमेजिन, जो भी आप रियल वर्ल्ड में देख रहे हैं, कि सपोज कीजिए आप जो विलेज में रह रहे हैं, तो विलेज से अगर शहर में आ रहे हैं तो क्या क्या रीजन्स है शहर में आने का। जो दिख रहा है, जो आप रियल वर्ल्ड में दिख रहे हैं, वो सभी नॉलेज को जो है इनकॉर्पोरेट करना है, सभी को यूज करना है, रियल लर्निंग हुई है। हम देखेंगे कि शहरों में लोग इसलिए आते हैं कि शहरों में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ज़्यादा डेवलप होता है, शहरों में जो बेसिक कम्युनिटीज़ होती है, पानी का, बिजली का, वो ज़्यादा ये रहता है, एंटरटेनमेंट की सुविधा होती है, वेल डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, सारी बेसिक कम्युनिटीज़, बेसिक फैसिलिटीज़, बहुत तरीके के सर्विसेज अवेलेबल होते हैं, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड सर्विसेज अवेलेबल होते हैं, तो एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, तो ये सारी सुविधाएं जो है वो लोगों को अट्रैक्ट करती है कि गांव से जो है वो शहर की ओर आए। इसी तरीके से बेटर, अभी छोटे से शहर से जो आप बड़े शहर में जाएंगे तो उससे ज़्यादा बड़ी सुविधाएं और अच्छी सुविधाएं आपको उपलब्ध होगी, तो इसके कारण जो है लोग मूव करते हैं। तो ये ली का मॉडल था, ली का जो मॉडल था जिसमें माइग्रेशन मॉडल, जिसमें उन्होंने पुश फैक्टर एंड
पुल फैक्टर्स को एक्सप्लेन किया है, बताया है कि सोर्स रीजन में कौन कौन से जहाँ से माइग्रेशन हो रहा है उसे सोर्स रीजन बोलते हैं, और जहाँ जा रहा है वो पुल फैक्टर जो है डेस्टिनेशन। तो ये थ्योरी पढ़ाने का पर्पस ये है कि जब वह आंसर लिखना हो, या जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इवन जीएस में भी लिख रहे हैं, अगर थ्योरी को आप रियलिटी के साथ इंटीग्रेट करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा स्कोर आता है मेंस एग्जामिनेशन में। तो ये थोड़ा सा जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है सब माइग्रेशन थ्योरी का आना चाहिए, बहुत डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो बेसिक आइडियाज़ है, जो बेसिक एजम्पशन है, वो हम लोग देख रहे हैं कि रेवेनस्टाइन मॉडल में जो था माइग्रेशन में वो क्या था, ली का मॉडल है उसमें क्या है। तो ये सारे जो है आपका पुल फैक्टर है, फैमिली लिंक्स, इंडस्ट्री, ये बेटर चांसेज ऑफ मैरिंग, ये सब भी फैक्टर्स है जो कि अट्रैक्ट करते हैं। लॉ ऑफ माइग्रेशन में जो तीसरा है वो है जिप्स का इन्वर्स डिस्टेंस लॉ, या इसको हम लोग ग्रेविटी मॉडल ऑफ माइग्रेशन भी बोलेंगे। तो जो ग्रेविटी मॉडल है बिल्कुल वो न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल मॉडल है उसी के बेसिस पे जो है माइग्रेशन को प्रिडिक्ट करने का प्रयास किया गया है जिप के द्वारा, और फ्रिक्शन ऑफ डिस्टेंस। नेक्स्ट जो मॉडल है स्टॉपर्स का थ्योरी ऑफ इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी, मतलब अब ये सब देखेंगे, एक एक करके देखेंगे कि इन्होंने बताया है कि माइग्रेशन में क्या सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होता है। और उसके बाद है जेलेंस्की का मोबिलिटी ट्रांजिशन मॉडल, जिफ का ये ज्योग्राफी के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है इनवर्स डिस्टेंस लॉ। इन ग्रेविटी मॉडल स्टॉफर्स का है थ्योरी ऑफ इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटीज, और जेलेंस्की मोबिलिटी जो है मॉडल है जेलेंस्की का। ग्रेविटी मॉडल जो है बहुत सिंपल है, और ये न्यूटन्स लॉ से डिराइव किया गया है, और प्रिडिक्ट डिग्री ऑफ माइग्रेशन इंटरेक्शन बिटवीन टू प्लेसेस। न्यूटन्स लॉ स्टेट दैट एनी टू बॉडीज attract one another with a force that is proportional to the product of their mass and inversely proportional to the square of the distance between them। तो सपोज कीजिए ये है हमारा सिटी है, सपोज कीजिए ये पटना है और ये दिल्ली है। तो ये पटना का मास इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, और उसके बाद जो है उसके बाद दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो ये हो गया हमारा m1 इंटू m2 और डिस्टेंस का स्क्वायर। ये माइग्रेशन की इंटेंसिटी या माइग्रेशन का जो है डिपेंड बताएगा कि उसकी क्या इंटेंसिटी हो, कितना मतलब स्पीड अप जो है माइग्रेशन होगा। तो अगर ये दो विलेज है, अगर ये विलेज हो गया एक जगह पे और एक स्मॉल सिटी हो गया, ये दोनों के बीच का जो माइग्रेशन, ये दोनों के बीच का जो माइग्रेशन होगा वो ज़्यादा फास्ट होगा, ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू दिस, क्योंकि जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना कम होगा, और जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा माइग्रेशन ज़्यादा होगा। तो इनवर्स प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, मतलब जितना ज़्यादा दूरी होगी उतना कम होगा, और जितना बड़ा शहर या जितना बड़ा मास होगा उतना ज़्यादा जो है मूवमेंट जो है फास्ट होगा और ज़्यादा होगा। बस माइग्रेशन थ्योरी जो है वो आपका ग्रेविटी मॉडल यही बताता है। स्टॉपर्स थ्योरी का बोलते हैं इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी। सपोज कीजिए अगर आप सीतामढ़ी से दिल्ली जाना है, सपोज कीजिए आपको यहाँ पे सीतामढ़ी से दिल्ली जाना है किसी एजुकेशन के लिए या जॉब के लिए, लेकिन अगर सेम अपॉर्चुनिटी दिल्ली में जो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, अगर सेम अपॉर्चुनिटी अगर आपको पटना में मिल जाएगी तो लोग पटना ही मूव करेंगे रेदर देन मूविंग टू दिल्ली।
तो ये अपॉर्चुनिटी है जो कि माइग्रेशन के बिहेवियर को गाइड करता है, कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है। तो जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, अगर सपोज कीजिए कि अगर सीतामढ़ी में वो सारी अपॉर्चुनिटी मिल जा रही है जो कि दिल्ली में अवेलेबल है, तो लोग सीतामढ़ी से दिल्ली मूव नहीं करेंगे। तो ये थ्योरी, स्टॉफर्स की थ्योरी यही बोलती है कि दिस इज द इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी। माइग्रेशन करने में हमको जहाँ पे, हम लोगों को जहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, हम लोग वहाँ पे मूव करेंगे रेदर देन गोइंग टू लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस की तुलना में जो है हम शॉर्टर डिस्टेंस में जहाँ पे अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है वहाँ पे मूव करना ज़्यादा पसंद करते हैं रेदर देन गोइंग टू लॉन्गर डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर दिल्ली की अपॉर्चुनिटी और जो भी फैसिलिटी और बेसिक कम्युनिटी है जो भी मिल रहा है, अगर वो सारी चीज़ें पटना में मिल जाती है तो हम दिल्ली जाने की बजाय पटना मूव करेंगे। और पटना में जो अवेलेबल फैसिलिटीज़ है, जो अपॉर्चुनिटी है, जो जॉब, एजुकेशन, हेल्थ या बेसिक कम्युनिटीज़ या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वो अगर मुझे सीतामढ़ी में मिल गया तो हम लोग सीतामढ़ी में ही रहना पसंद करेंगे। तो ये जो है बेसिक थीम्स है, बेसिक क्रक्स है हमारा स्टॉफर्स का, स्टॉफर्स थ्योरी ऑफ intervening opportunity. Stoffer's theory of intervening opportunity. Theory of intervening opportunity attempts to describe the likelihood of migration. Its hypothesis is that this likelihood is influenced most by the opportunities to settle at the destination, less by distance या population pressure at the starting point. तो ये यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया है वो अपॉर्चुनिटी को दिया गया है। जितना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, जितना कम डिस्टेंस में अवेलेबल होगा, लोग अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मूव करते हैं, ना कि बड़ा सिटी होने की वजह या फिर ज़्यादा डिस्टेंस होने की वजह। तो ये स्टॉफर्स की थ्योरी थी। स्टॉफर्स लॉ ऑफ इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी स्टेट द नंबर ऑफ पर्सन गोइंग अ गिवन डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the number of opportunity at that distance and inversely proportional to the number of intervening opportunity. The number of person going a given distance directly proportional to the number of opportunity. अगर ये migrant people है, माइग्रेशन का जो भी people migrate कर रहे हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अपॉर्चुनिटी का। तो नंबर ऑफ माइग्रेंट पीपल ये ज़्यादा होंगे अगर नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी, हमारा नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगा। तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी होगा उतना ज़्यादा हमारा नंबर ऑफ माइग्रेशन, पीपल का माइग्रेशन है वो ज़्यादा होगा। दिस इज द सिंपल assumption and theory propounded by the Stoffer's law of intervening opportunity. अब ये लास्ट मॉडल हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि हम लोग डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस मॉडल करते हैं। तो नॉटेस्टिन का डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस मॉडल को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे माइग्रेशन में, और इसी को माइग्रेशन में अप्लाई किया था जिसको जेलेंस्की मॉडल ऑफ माइग्रेशन बोलते हैं, also known as the migration transition model or Zelensky migration transition model claims that the type of migration that occurs within a country depends on how developed it is or what type of society it is. मतलब यहाँ पर जो है फोकस जो है डेवलपमेंट का है कि आप किस तरीके की सोसाइटी में रह रहे हैं, किस तरीके की सोसाइटी में रह रहे हैं। अब उस सोसाइटी डिसाइड करेगा कि जो नेचर और पैटर्न और ट्रेंड ऑफ माइग्रेशन है वो किस तरीके का होगा। और इसी को हम लोग जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल में जो है डेवलपमेंट के स्टेजेस के अनुसार जो है माइग्रेशन को जो है क्लासीफाई करेंगे कि जो सोसाइटी हमारे जो डिफरेंट स्टेजेस में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल को में 5 स्टेजेस होते हैं जो सोसाइटी के डिफरेंट स्टेजेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल के फर्स्ट स्टेज में माइग्रेशन का क्या पैटर्न एंड ट्रेंड रहेगा, सेकेंड स्टेज में क्या रहेगा, थर्ड स्टेज में क्या रहेगा, फोर्थ और फिफ्थ स्टेज में क्या रहेगा। तो पहला जो स्टेज है हमारा मॉडल का, जो पहला स्टेज है स्टेज 1,
तो ये प्री मॉडर्न ट्रेडिशनल सोसाइटी का होता है, जिसमें प्री मॉडर्न ट्रेडिशनल सोसाइटी का मतलब होता है कि सोसाइटी जो है एकदम प्रिमिटिव सोसाइटी है, अंडर डेवलप्ड सोसाइटी है, और वहाँ पे जो है अर्बनाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट भी नहीं हुआ है, एंड इट इज़ वेरी लिटिल नो माइग्रेशन। ऐसी जगह में एंड माइग्रेशन जो नहीं होता है, तो आप ऐसा देखेंगे जैसे ट्राइबल सोसाइटी है, तो ट्राइबल जो सोसाइटी होता है वो ट्राइबल सोसाइटी में माइग्रेशन की जो टेंडेंसी होती है वो बहुत ही कम होती है, नहीं के बराबर होती है, क्योंकि उनकी जो इकोनॉमी होती है सोसाइटी की वो सेल्फ सफिशिएंट होती है। सेल्फ सफिशिएंट, जो कुछ भी है उनके पास उसी में वो अपना जीवन यापन का निर्वहन करते हैं। तो यहाँ पे कोई भी जो है माइग्रेशन नहीं देखने को मिलता है, लोग माइग्रेट करने की टेंडेंसी नहीं मिलती है, लोग सेल्फ सफिशिएंट होते हैं। लोग अपने नीड एंड रिक्वायरमेंट के जो भी चीज़ प्रोड्यूस करते हैं उसी से अपना जब आप लाइवलीहुड का निर्वहन करते हैं। देयर आर वेरी हाई लेवल्स ऑफ मोबिलिटी, नोमैडिज्म होगा बट वेरी लिटिल माइग्रेशन। नोमैडिज्म का मतलब हुआ कि अपने पशुओं को लेकर के एक स्थान से दूसरे जगह जाते हैं, बट वो लोकली मूवमेंट होता है, उसको माइग्रेशन नहीं बोलेंगे। तो माइग्रेशन बहुत ही मिनिमल होता है इस स्टेज में। तो सोसाइटी देखा कि ट्राइबल सोसाइटी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। सेकेंड स्टेज जो होता है हमारा स्टेज 2, इसमें ईयरली ट्रांजिशनल सोसाइटी जिसको बोलते हैं कि वो सोसाइटी के डेवलपमेंट का नेक्स्ट स्टेज है, जिसमें मासिव मूवमेंट फ्रॉम कंट्री साइड टू सिटीज। ये सेकेंड स्टेज में जो है लोग जो है गाँवों से शहरों की तरफ मूव करना शुरू करते हैं, ये स्टार्टिंग प्रोसेस है। एंड एज ए कम्युनिटी एक्सपीरियंसेस द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन स्टार्ट हो गया। जैसे ही लोग गाँव से शहरों की तरफ मूव करना शुरू कर रहे हैं, मतलब मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। एंड देयर आर रैपिड रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज जो है देखने को मिलता है शहरों में। एंड इंटरनेशनली देयर इज अ हाई रेट ऑफ इमिग्रेशन। इमिग्रेशन का मतलब हुआ लोग एक अपने कंट्री से, नेटिव प्लेस से दूसरे देशों की तरफ मूव करना शुरू करते हैं। द टोटल पॉपुलेशन नंबर इज स्टिल राइजिंग। तो इस सोसाइटी में जो है माइग्रेशन देखने को मिलेगा, और ये माइग्रेशन जो है छोटे गाँव से छोटे शहरों की तरफ, या फिर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मूवमेंट जो है इस स्टेज में सोसाइटी जब आता है तो देखने को मिलता है। तीसरा जो स्टेज है हमारा थर्ड स्टेज, इसको बोलते हैं लेटर ट्रांजिशनल सोसाइटी। इसमें 3 कॉरस्पॉन्डेंस टू द क्रिटिकल रंग ऑफ द मोबिलिटी। इसमें जो ट्रांजिशन होगा वेयर अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन जो है ज़्यादा होगा। तो हम लोग देख फर्स्ट स्टेज में देखा हम लोगों ने, फर्स्ट स्टेज में जीरो या फिर एकदम मिनिमल माइग्रेशन होगा। सेकेंड स्टेज में हमारा विलेज से सिटीज। थर्ड स्टेज में अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन होगा। और ये ऐसा नहीं कि विलेज टू सिटी माइग्रेशन रुक जाएगा, लेकिन अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन का रेट जो है फास्ट हो जाएगा ये इस स्टेज की तुलना में। A complex migration and cultural movement within the urban network from city to city within a single metropolitan region। अगर बड़ा सा मेट्रोपॉलिटन रीजन है तो सिटी के अंदर भी एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेशन देखने को मिल जाता है। जो फोर्थ स्टेज है हमारा, then the net out migration trend shifts to a net in migration trend as more people immigrant than immigration। यहाँ फोर्थ स्टेज में जो है दूसरे कंट्री से लोग यहाँ पे ज़्यादा आएंगे, क्योंकि उस समय तक जो डेवलप हमारा देश, हमारा सिटी, हमारा मेट्रो शहर जो है वो ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, तो दूसरे जगह से लोग आना शुरू कर देंगे। दूसरे जगह से लोग आना शुरू कर देंगे। तो ये यहाँ पे ई माइग्रेशन की तुलना में ये कम हो जाएगा, और
सॉरी, ये जो है हमारा ज़्यादा हो जाएगा और हमारा ये जो है ये कम हो जाएगा। मतलब अपने कंट्री से जो दूसरे कंट्री की तरफ जा रहे हैं वो मूवमेंट कम हो जाएगा, दूसरे कंट्री से जो हमारे कंट्री में मूवमेंट है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये फोर्थ स्टेज है। अब फिफ्थ फोर्थ स्टेज में है एडवांस सोसाइटी। ड्यूरिंग स्टेज 4 द मूवमेंट फ्रॉम कंट्री साइड टू सिटी कंटिन्यू बट इज फर्दर रिड्यूस्ड इन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव टर्म्स, जो है ये घट जाएगा। स्टेज 5 में जो है हमारा सोसाइटी जो है फ्यूचर सुपर एडवांस्ड सोसाइटी जिसको बोलते हैं। मतलब ये आपका डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल का जो है लास्ट स्टेज है। इसमें ऑल रेसिडेंट माइग्रेशन में भी ऑफ द इंटर अर्बन एंड इंटर अर्बन वेराइटी का होगा। मतलब विद इन दी अर्बन सेंटर में ही माइग्रेशंस होंगे। तो ये जो है हम लोगों ने देखा, पहला जो देखा हम लोगों ने माइग्रेशन थ्योरी में रेवेनस्टाइन का मॉडल देखा, रेवेनस्टाइन मॉडल। दूसरा ली का मॉडल देखा। तीसरा ग्रेविटी मॉडल देखा। फिर चौथा जो है इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी। और फिफ्थ जो देखा हमारा जेलेंस्की का ट्रांजिशन मॉडल। ये हमारा पुश फैक्टर और पुल फैक्टर की बात करता है, ली मॉडल। ग्रेविटी मॉडल जो है डिस्टेंस की बात करता है। इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी की बात करता है। ट्रांजिशन मॉडल जो है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी की बात करता है, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो ये सारे जो है देख रहे हैं कि सभी लोगों ने अपने अपने थ्योरी में अलग अलग फैक्टर को, माइग्रेशन के गाइडिंग बिहेवियर को गाइड करने वाला जो है फैक्टर बताया है। ली जो है पुश और पुल फैक्टर को इम्पोर्टेंस रोल दिया है। ग्रेविटी मॉडल जो है डिस्टेंस के अनुसार जो है माइग्रेशन को एक्सप्लेन करता है। और स्टॉफर्स को जो है इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी को जो है की पॉइंट मानता है। और ट्रांजिशन मॉडल जो है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी को। These are the migration theory which predict the behavior and movement of migration. वो हम लोग देखेंगे कि जो सेंसस में कौन कौन से इंफॉर्मेशन जो है माइग्रेशन से रिलेटेड जो है कलेक्ट किया जाता है। सेंसस ऑफ इंडिया, सेंसस ऑफ इंडिया में कौन कौन से माइग्रेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। तो पहला जो सेंसस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, पहला जो पूछा जाता है कि प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, विलेज या टाउन, पहला। सेकेंड इंफॉर्मेशन जो सेंसस में लिया जाता है ड्यूरेशन ऑफ रेसिडेंस, कितने पीरियड तक, कितने समय तक स्टे है प्लेस ऑफ, जहाँ पे गणना हो रहा है, जनगणना हो रहा है, वहाँ पे कितना समय के लिए रह रहे हैं। फिर है प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस, प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस उनका कौन सा रहा है। चौथा जो रीजन्स फॉर माइग्रेशन, वो माइग्रेशन वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे लास्ट रेसिडेंस से माइग्रेट किए, उसका क्या रीजन है। तो ये 4 पॉइंट पे जो है सेंसस जो है डेटा कलेक्ट करता है। पहला है प्लेस ऑफ बर्थ, दूसरा ड्यूरेशन ऑफ रेसिडेंस, तीसरा है प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस, चौथा है रीजन फॉर माइग्रेशन। और हम लोग जो काउंट करते हैं माइग्रेशन इन द सेंसस ऑफ इंडिया, पहला जो है लाइफ टाइम माइग्रेंट्स या प्लेस ऑफ बर्थ। इफ द प्लेस ऑफ बर्थ इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ इनुमरेशन,
30% ऑफ टोटल पॉपुलेशन जो हमारा इस तरीके का है, लाइफ टाइम माइग्रेंट्स हो गया कि प्लेस ऑफ बर्थ अलग है और प्लेस ऑफ जहाँ पे उनका गन्ना हो रहा है वो दूसरा है। तो लाइफ टाइम माइग्रेंट्स, और दूसरा जो गन्ना करते हैं हम लोग, माइग्रेंट बाय प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस या प्लेस ऑफ रेसिडेंस। इफ द प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ इन्यूमरेशन। ये दो क्राइटेरिया है माइग्रेंट पीपल को कैलकुलेट करने का सेंसस ऑफ इंडिया में। अब ये स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन का जो पैटर्न है वो हम लोग देखा कि जो दो टाइप्स के हैं हमारा इंटरनेशनल स्ट्रीम्स जो है या टाइप्स जो बोलेंगे, पहला है इंटरनेशनल और दूसरा है इंटरनल। इंटरनेशनल का मतलब वन कंट्री टू अनदर, मतलब ये बोलेंगे कि मूवमेंट ऑफ पीपल, पर्सन, सिटीजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वन कंट्री टू अनदर कंट्री परमानेंटली और टेम्पोररी फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, रेसिडेंस, जॉब, बिजनेस एक्सेट्रा के लिए अगर एक जगह से दूसरी जगह पे वो मूव कर रहे हैं तो उसको इंटरनेशनल माइग्रेशन बोलेंगे। और इंटरनल का मतलब हुआ अगर विद इन दी कंट्री, सपोज कीजिए अगर ये इंडिया है तो विद इन दी कंट्री अगर मूवमेंट हो रहा है तो उसको इंटरनल माइग्रेशन बोलेंगे। और इंटरनल माइग्रेशन जो है हमारा रूरल टू रूरल, रूरल टू अर्बन, अर्बन टू रूरल एंड अर्बन टू अर्बन, ये चार तरीके का इंटरनल माइग्रेशन हमारा देखने को मिलता है। इसी तरीके से इंटरनेशनल माइग्रेशन भी कर सकते हैं, डेवलपिंग रीजन्स टू डेवलपिंग कंट्री टू डेवलप्ड कंट्री, या फिर इस तरीके से बहुत सारे पैटर्न्स जो है सामने आ जाएंगे। 4 स्ट्रीम जो है रूरल टू रूरल, रूरल टू अर्बन, अर्बन टू अर्बन एंड अर्बन टू रूरल, ये जो है हमारा इंटरनल माइग्रेशन का पैटर्न है। अब इंडिया में देखेंगे कि जो स्ट्रीम्स का जो अंतर क्या है, इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट का मतलब है विद इन दी स्टेट, और इंटर का स्टेट का मतलब हुआ कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माइग्रेशन का क्या है। तो सपोज कीजिए कि अगर ये बिहार है तो विद इन दी बिहार अगर मूवमेंट हो रहा है तो ये जो है हमारा इंट्रा स्टेट है, जो स्टेट के विद इन जो मूवमेंट हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है, उसको इंट्रा स्टेट माइग्रेशन बोलेंगे। और एक स्टेट से दूसरे स्टेट की तरफ हो रहा है तो इसको इंटर स्टेट माइग्रेशन बोलते हैं। अब स्ट्रीम्स ऑफ द इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट जो माइग्रेशंस हो रहा है इन इंडिया, इसमें फीमेल माइग्रेट्स ड्यू टू द रीजन्स ऑफ मैरिज, मैरिज के कारण ज़्यादा जो है माइग्रेशन जो है फीमेल्स में मिल रहा है, जबकि जो मेल्स जो माइग्रेट करते हैं वो इकोनॉमिक रीजन्स के कारण ज़्यादा माइग्रेट करते हैं। फीमेल्स का जो माइग्रेशन का जो मेन रीजन होता है मैरिज है, और मेल का जो माइग्रेशन का जो मेन रीजन है वो फीमेल है, इकोनॉमिक रीजन है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज़्यादा जो माइग्रेशन है, इंटरनल माइग्रेशन सबसे ज़्यादा जो है किस रीजन से हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा माइग्रेशन जो है वो इंटरनल माइग्रेशन जो है मैरिज के कारण होता है, मैरिज के कारण हो रहा है। रूरल टू रूरल, रूरल टू रूरल जो सबसे ज़्यादा माइग्रेशन है वो ड्यू टू मैरिज। ये क्वेश्चन आया हुआ है यूजीसी में कि रूरल टू रूरल सबसे ज़्यादा माइग्रेशन जो है किस कारण से हो रहा है, तो वो मैरिज के कारण है। फीमेल्स प्रेफर शॉर्ट डिस्टेंस रूरल टू रूरल माइग्रेशन वेयर एज मेल माइग्रेट टू लॉन्गर डिस्टेंस। ये जनरल टेंडेंसी है कि जो फीमेल होंगे वो शॉर्टर डिस्टेंस को माइग्रेट करेंगे,
रूरल एरिया में इस तरीके का माइग्रेशन ड्यू टू मैरिज देखने को मिलता है। और जो मेल पर्सन होंगे वो लॉन्गर डिस्टेंस टेंड टू मूव फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया। इंडिया में माइग्रेटेड कहाँ का, वेयर पीपुल हैव माइग्रेटेड टू इंडिया, कहाँ कहाँ के लोग जो है किन किन देशों के लोग जो है इंडिया में माइग्रेट करके आए हैं। तो इसमें देखेंगे कि 2001 में जो डाटा है 5 मिलियन पीपुल हैव माइग्रेटेड टू इंडिया। 500 पीपुल माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम डिफरेंट कंट्री। इसमें 96% कम फ्रॉम द नेबरिंग कंट्री। नेबरिंग कंट्री में बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड नेपाल। तो इंडिया में इंटरनेशनल माइग्रेशन जो हुआ है 2001 के डेटा के अनुसार 5 मिलियन पीपुल माइग्रेट करके इंडिया में आए और सबसे ज़्यादा जो माइग्रेशन हुआ है बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल से है। रिफ्यूजी फ्रॉम तिब्बत, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान एंड म्यांमार हैव ऑल्सो कम टू इंडिया। यहाँ से भी रिफ्यूजी लोग इंडिया में माइग्रेट करके आए हैं। तो ये जो है हमारा नियर बाय जितने भी कंट्री हैं वहाँ से ज़्यादा माइग्रेशन हुआ है। स्पेशल वेरिएशन देखेंगे, स्थानिक वितरण अगर हम देखते हैं तो इंटरनल में देखेंगे तो महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात एंड हरियाणा हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेट माइग्रेंट्स। मतलब इन शहरों में या फिर इन राज्यों में सबसे ज़्यादा माइग्रेंट लोग जाते हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात एंड हरियाणा हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेट इन माइग्रेंट्स। लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेट इन माइग्रेंट्स जो है आने वाले प्रवासियों की संख्या सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात एंड हरियाणा। लार्जेस्ट नंबर ऑफ आउट माइग्रेंट्स आर, जहाँ से लोग प्रवास माइग्रेट करते हैं उसमें उत्तर प्रदेश और बिहार है, जहाँ से सबसे ज़्यादा लोग माइग्रेट करके दूसरे राज्यों या दूसरे शहरों की ओर जाते हैं। अमॉन्ग द अर्बन एग्लोमरेशन में अगर देखेंगे तो ग्रेटर मुंबई रिसीव द हाईएस्ट नंबर ऑफ इन माइग्रेंट्स। सबसे ज़्यादा माइग्रेंट पीपुल्स को रिसीव करने वाला जो है वो मुंबई है अर्बन एग्लोमरेशन में। और इंट्रा स्टेट इन माइग्रेंट्स आर लार्जेस्ट इन ग्रेटर मुंबई। इंट्रा स्टेट में विद इन दी स्टेट अगर सबसे ज़्यादा माइग्रेशन हो रहा है तो वो भी जो है ग्रेटर मुंबई में है। ये हमारा स्पेशल पैटर्न है माइग्रेशन का। अब कॉजेज जो है, कॉजेज रीजन ऑफ माइग्रेशन इन इंडिया देखेंगे तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमारा कौन कौन से पुश फैक्टर हैं और पुल फैक्टर है। तो जो पुश फैक्टर है वो हमारा सोर्स जो नेटिव प्लेस है वहाँ से मूव करने के लिए हम लोगों को कंपेल करता है, पुश करता है, फोर्स करता है। और जो हमारा पुल फैक्टर है वो अट्रैक्ट करता है। तो कौन कौन से कंडीशंस है, कौन कौन से रीजन्स है माइग्रेशन के इंडिया में, तो वही सारे फैक्टर्स रिपीट होंगे। पुश फैक्टर्स में ड्यू टू पॉवर्टी, गरीबी के कारण लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। हाई पॉपुलेशन प्रेशर है ऑन लैंड, lack of basic infrastructure, lack of health care, education, these are the important push factor. Apart from these factors, natural disasters such as flood, droughts, cyclonic storms, earthquake, tsunami, wars, local conflicts and also extra push factor to migrate करने का ये factors है। pull factors में देखेंगे तो factors which attract, क्या अट्रैक्ट करता है, तो दीज आर दी बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रेगुलर वर्क, रिलेटिवली हायर वेजेज, ये सब अट्रैक्ट करता है। बेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज एंड सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट्स एक्सेट्रा जो है वो अट्रैक्टिंग फैक्टर्स हैं। इंडिया में जो मोस्टली जो माइग्रेशंस होता है वो ड्यू टू वर्क। 38% ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेल्स जो माइग्रेट कर रहे हैं ड्यू टू वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट रीजन्स, वेयर एज 3% ऑफ फीमेल माइग्रेट ड्यू टू दिस रीजन।
तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो वर्क के कारण जो माइग्रेशन हो रहा है वो मेल माइग्रेशन 38% जो है वो वर्क से रिलेटेड है, जबकि फीमेल माइग्रेशन वर्क के कारण ओनली 3% है। यही कारण है कि मेल्स का जो है माइग्रेशन जो है अर्बन एरिया में डोमिनेट करता है। और फीमेल का जो सबसे ज़्यादा माइग्रेशन हो रहा है उसके पीछे जो रीजन है वो है मैरिज। मैरिज के कारण सबसे ज़्यादा फीमेल का माइग्रेशन होता है, और मैरिज के कारण मेल का ओनली 2% है। तो रूरल एरिया में सबसे ज़्यादा मैरिज के कारण माइग्रेशन हो रहा है। कंसिक्वेंसेस देखेंगे तो माइग्रेशन का जो है इकोनॉमिक पॉजिटिव कंसिक्वेंसेज है, रिमिटेंसेज प्राप्त होता है। रिमिटेंसेज जो है पेमेंट, अगर कोई लोग माइग्रेट कर रहे हैं तो वो अपना नेटिव प्लेस में जो है रिमिटेंसेज भेजते हैं, और रिमिटेंसेज के कारण जो है वहाँ का इकोनॉमी, लोकल इकोनॉमी में ग्रोथ होता है उस रीजन का। दिस मनी इज मेनली यूज्ड बाय द फैमिली फॉर द परचेजिंग फूड, repayment of debts, medical treatment, marriage, children education, purchasing agricultural commodity inputs, construction of houses etc. तो ये जो रिमिटेंसेज जो है लोकल इकोनॉमी में को मतलब ग्रोथ के लिए जो कि इम्पिटस प्रोवाइड करता है, और रूरल इकोनॉमी जो है लोकल इकोनॉमी ग्रोथ करेगा। मैनी पुअर विलेजेज ऑफ बिहार, उत्तर प्रदेश डिपेंड ऑन दिस मनी फॉर देयर सर्वाइवल। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये पॉजिटिव कंसिक्वेंसेज है माइग्रेशन का, जो कि सोर्स रीजन को इकोनॉमिकली रिच करता है। जहाँ से रिमिटेंसेज आ रहे हैं वो हैं हमारा पंजाब, केरला, तमिलनाडु रिसीव वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम देयर इंटरनेशनल माइग्रेंट्स के कारण इन लोग जो है ज़्यादा रिमिटेंसेज प्राप्त हो रहा है। सिमिलरली रिमिटेंसेज फ्रॉम द इंटरनेशनल इंडियन माइग्रेंट्स आर वन ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया। उसी तरीके से फॉरेन एक्सचेंज भी की रिजर्व भी जो है रिमिटेंसेज जो है 11 बिलियन 2002 का डेटा 11 बिलियन रिमिटेंसेज जो है माइग्रेंट पीपल से जो इंडिया को प्राप्त हो रहा है। और जहाँ पे ये जाते हैं वहाँ के एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं। जैसे पंजाब, हरियाणा में जो बिहार, उत्तर प्रदेश के जो माइग्रेंट गए हैं वहाँ के एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा ही कंट्रीब्यूशन रहा है इनका। नेगेटिव क्या है कि अनरेगुलेटेड माइग्रेशन टू द मेट्रोपॉलिटन सिटीज ऑफ इंडिया हैज़ कॉल्ड ओवर क्राउडिंग। अगर किसी भी सिटी का या शहर का या मेट्रोपॉलिटन सिटी का एक कैरिंग कैपेसिटी होता है, और उस कैरिंग कैपेसिटी के अनुसार जो है वो जितने भी माइग्रेंट लोग हैं उसको एब्जॉर्ब करता है, एसिमुलेट करता है, उसको एम्प्लॉयमेंट, जॉब, बेसिक कम्युनिटी, बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर इसकी संख्या जो है उसकी कैरिंग कैपेसिटी से इंक्रीज कर जाती है तो वो जो इनफॉर्मल सेक्टर का ग्रोथ होगा वहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम्स आना शुरू होगा, चाहे वो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो, कल्चरल प्रॉब्लम्स हो, क्राइम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम, ये सारा प्रॉब्लम है जो कि वो एरिया में देखने को मिलना शुरू हो जाता है। स्लम्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं इंडस्ट्रियली डेवलप्ड स्टेट में, सच एज महाराष्ट्र, गुजरात। दिल्ली इज़ द रिजल्ट ऑफ अनरेगुलेटेड माइग्रेशन के कारण वहाँ बहुत सारे स्लम्स डेवलप हो गए। अंडर डेवलपमेंट गेट्स इवन वर्स ड्यू टू आउट माइग्रेशन ऑफ स्किल्ड पीपल। जहाँ से हमारा लोग माइग्रेट कर रहे हैं वहाँ पे स्किल्ड पीपल माइग्रेट करने से जो रीजन है वहाँ का फिर डेवलपमेंट जो है हैम्पर होता है। डेमोग्राफिक कंसिक्वेंसेज में देखेंगे तो पॉजिटिव है कि जहाँ माइग्रेशन लीड्स टू द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन विद इन अ कंट्री, पॉपुलेशन को रीडिस्ट्रीब्यूट करता है, लेकिन जहाँ पर ये पॉपुलेशन जाता है वहाँ का डेमोग्राफिक जो कंपोजिशन और स्ट्रक्चर है उसको प्रभावित करता है, उसको चेंज करता है, उसको मैनिपुलेट करता है। इट रिजल्ट्स इन बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन पीपल अकॉर्डिंग टू रिसोर्सेज। Rural urban migration is one of the important factors contributing to the population growth of the cities.
नेगेटिव है कि इट रिजल्ट्स इन इम्बैलेंसेज इन सेक्स कंपोजिशन। जहाँ से ये जा रहे हैं, मतलब जो रूरल एरिया है वहाँ पे मेल सेलेक्टेड माइग्रेशन होता है, जिसके कारण जो है वहाँ का सेक्स रेशियो तो बढ़ जाएगा, लेकिन जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे मेल सेलेक्टेड माइग्रेशन, ज़्यादा लोग वहाँ पे जा रहे हैं तो वहाँ का सेक्स रेशियो जो है कम हो जाता है इन कंपेरिजन टू रूरल एरिया। रूरल एरिया फेस शॉर्टेज ऑफ मैन पावर, स्किल्ड पीपल, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड पर्सन माइग्रेटेड टू अदर प्लेसेज। अर्बन एरिया में माइग्रेट कर गए हैं तो ये जो है रूरल एरिया में इसका शॉर्टेज हो जाता है। सोशल कंसिक्वेंसेज इसका पॉजिटिव ये है कि माइग्रेंट्स एक्ट एज एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज। जहाँ जाएंगे तो वहाँ पे अपने कल्चर, अपने जो लाइफ स्टाइल, अपना जो आइडियाज़ होगा उसको लेते जाएंगे, गेट स्प्रेड। और जहाँ पे वो जाते हैं तो वहाँ से जो न्यू आइडियाज़ होते हैं वो अपने सोर्स रीजन में, अपने नेटिव प्लेस में वो ले करके आते हैं। तो ये उनका पॉजिटिव कंसिक्वेंसेज है। माइग्रेशन ऑल्सो लीड्स टू इंटरमिक्सिंग ऑफ पीपल फ्रॉम डाइवर्स कल्चर एंड रिजल्ट्स इन द एवोल्यूशन ऑफ कॉस्मो कंपोजिट कल्चर या कॉस्मोपॉलिटन कल्चर इवॉल्व होता है। जैसे दिल्ली, तो दिल्ली में क्या है कि इंडिया के सारे जगह से लोग माइग्रेट करके वहाँ पे गए हैं, तो सारे जगह से गए हैं तो डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट रीजन, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से लोग वहाँ पे जा रहे हैं। तो दिल्ली जो है एकदम कॉस्मो कंपोजिट कल्चर का एग्जाम्पल है, जहाँ पे सारे कल्चर के लोग रह रहे हैं। ये सब पॉजिटिव एडवांटेज है। द माइंड सेट ऑफ पीपुल चेंजेज, दे स्टार्ट थिंकिंग ब्रॉडली। जैसे ही वो बड़े शहरों में जाते हैं तो उनका अवेयरनेस बढ़ता है, एक्सपोजर बढ़ता है, दुनिया जो है उनको समझ में आने लगता है कि पॉजिटिव थिंग्स क्या है, और वो जब वो अपने नेटिव प्लेस में आते हैं तो वो चीज़ों को वो स्प्रेड करते हैं। कभी कभी जो है इसका नेगेटिव भी इम्पैक्ट होता है। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है कि जहाँ पे ये जा रहे हैं तो उनको जो एनोनिमिटी जो है देखने को मिलता है, जैसे लैंग्वेज के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन, रीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन, कहीं कहीं पे रिजेक्शन रिजेक्शन, इस तरीके का प्रॉब्लम जो है देखने को मिलता है। तो ये एक जो है नेगेटिव सोशल कंसिक्वेंसेज है। फीलिंग ऑफ डिजेक्शन में मोटिवेट पीपल टू फॉल इन द ट्रैप ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज, और इस तरीके से लोग जो है एंटी सोशल या फिर एक्टिविटीज़, क्राइम वगैरह में इन्वॉल्व हो जाते हैं। और इसका नेगेटिव ये है कि जब मेल सेलेक्टिव माइग्रेशन होता है तो मेल सेलेक्टिव माइग्रेशन जो है, जो गांव में जो महिलाएं रह जाती है तो उनके ऊपर जो प्रेशर, मेंटल प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, वल्नरेबिलिटी उनकी इंक्रीज कर जाती है। तो देर आर सो मेनी पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंसिक्वेंसेज। हम लोग देख रहे हैं कि माइग्रेशन माइग्रेशन दो हो गया। एक हो गया हमारा सोर्स रीजन जहाँ से माइग्रेशन हो रहा है, और दूसरा जो है डेस्टिनेशन। इसमें जो है हमारा फैक्टर्स हो जाएंगे और फैक्टर कंसिक्वेंसेज हो जाएगा। कंसिक्वेंसेज में सपोज कीजिए हमारा इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेज, डेमोग्राफिक, सोशियो कल्चरल और इन्वायरमेंटल। उसी तरीके से सेम जो है डेस्टिनेशन एरिया में भी होगा, इसका भी पॉजिटिव होगा और इसका भी नेगेटिव कंसिक्वेंसेज होगा। इसका भी पॉजिटिव और इसका भी नेगेटिव कंसिक्वेंसेज, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव। सेम जो है डेस्टिनेशंस जो है वहाँ पर भी सेम जो है सारे एरिया में इस तरीके को देखने को मिलेगा। एनवायरमेंटल कंसिक्वेंसेज में भी देखेंगे कि किस तरीके से जो इको फ्रेंडली अर्बन सिटीज़ में किस तरीके का प्रॉब्लम होता है। ज़रूरत से ज़्यादा माइग्रेंट पीपल आ रहे हैं, उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, उसकी कैरिंग कैपेसिटी से इंक्रीज कर रहा है, एक्सेस कर जा रहा है।
तो बहुत तरीके का वो इन्वायरमेंटल इश्यूज जो है जनरेट होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम हुआ, ड्रेनेज का प्रॉब्लम हो गया, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल का प्रॉब्लम होगा, तो बहुत सारे प्रॉब्लम इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंसेज भी देखने को मिलते हैं। अर्बन सेटलमेंट, स्लम्स, एंटी कॉलोनी, स्क्वाटर सेटलमेंट्स वगैरह डेवलप हो जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ जो नेचुरल रिसोर्सेज है उस पर भी बर्डन ज़्यादा बढ़ेगा सिटीज़ पे। और एक्यूट प्रॉब्लम्स ऑफ डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर जो है काफ़ी डिप्लीट करेगा। एयर पोल्यूशन की समस्या बढ़ जाएगी, डिस्पोजल ऑफ सीवेज एंड मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट का भी समस्या बढ़ जाएगा। तो दीज आर दी इन्वायरमेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स। The workers, skilled, semi-skilled, have migrated to different parts of India to work as a labor for both agriculture and industrial. तो ये हम लोगों ने देखा कि ये सारे डायमेंशंस हैं। अब हम लोग डेटा में देखेंगे, बिहार, पर्टिकुलरली बिहार में देखेंगे तो वर्कर फ्रॉम सबसे ज़्यादा जो माइग्रेशन हो रहा है बिहार में वो सिवान जिला से हो रहा है। सिवान, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण एंड ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट्स इन बिहार ऑफन माइग्रेट टू द गल्फ कंट्रीज में जनरली माइग्रेशन हो रहा है। और इंडिया, मोस्ट ऑफ द माइग्रेंट वर्कर्स कम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, असम, उड़ीसा एंड बिहार। और इंडिया में सबसे ज़्यादा माइग्रेशन जो हो रहा है उत्तर प्रदेश, असम, उड़ीसा और बिहार से हो रहा है। बिहार में सबसे ज़्यादा जो माइग्रेशन हो रहा है सिवान, गोपालगंज, चंपारण एंड ईस्ट चंपारण। और ये कहाँ हो रहा है तो महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा एंड कर्नाटका। महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा एंड कर्नाटका। और बिहार में 75% टोटल माइग्रेशन टुक प्लेस ड्यू टू मैरिज। बिहार में 75% जो माइग्रेशन हो रहा है वो मैरिज के कारण हो रहा है। कंपेयर टू ऑल इंडिया में ओनली 46% हो रहा है ऑल इंडिया लेवल पे। एंड ओनली 2.9% ऑफ टोटल माइग्रेशन टुक प्लेस ड्यू टू वर्क, एम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेस। ये भी क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है कि बिहार में सबसे ज़्यादा जो माइग्रेशन हो रहा है 75% जो माइग्रेशन है वो मैरिज के कारण हो रहा है। और ओनली 2.9% जो टोटल माइग्रेशन है वो वर्क, एम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेस के कारण हो रहा है। मैरिज के कारण जो माइग्रेशन हो रहा है बिहार में उसमें 90% फॉर वीमेन माइग्रेशन हो रहा है। 2% जो है मेल का माइग्रेशन हो रहा है मैरिज के कारण। और टोटल माइग्रेटिंग पीपल ड्यू टू वर्क, एम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेस में जो माइग्रेशन हो रहा है वो 76% जो हो रहा है वो मैन का हो रहा है। मतलब वर्क के लिए या एम्प्लॉयमेंट के लिए या बिजनेस के लिए जो माइग्रेशन हो रहा है उसमें टोटल माइग्रेशन में 76% मेल का हो रहा है। रेस्ट ऑफ दी जो माइग्रेशन है वो फीमेल का हो रहा है। इसको हम लोग मेजर कैसे करेंगे कि माइग्रेशन सबसे ज़्यादा कहाँ से हो रहा है, किस स्टेट से हो, किस ज़िले से हो रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि पासपोर्ट जो है बिहार में सबसे ज़्यादा टोटल पासपोर्ट इशू का जो है सिवान में 13.1% है, गोपालगंज जो है 10.8% है, पटना जो है 11% है और औरंगाबाद जो है 8% है। These 4 districts together accounted for 42.9% of the total passport issued in 2018-19। तो मोस्ट ऑफ दी जो गल्फ कंट्री में या फिर बाहर जो माइग्रेशन हो रहा है वो सिवान, गोपालगंज, पटना, औरंगाबाद, दीज आर दी इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स फ्रॉम वेयर टोटल जो पासपोर्ट बन रहा है उसका 42.9% जो है इन जिलों से बन रहा है। अब जो एक टॉपिक है हमारा माइग्रेशन से रिलेटेड सारे डायमेंशन, रिवर्स माइग्रेशन ड्यूरिंग कोविड पीरियड में हम लोग को देखा है कि एक बहुत बड़ा इश्यूज जो है सामने आया है और ये बहुत ही चैलेंजिंग इशू के रूप में सामने आया है। इसको क्या क्या, व्हाट इज रिवर्स माइग्रेशन, किसको बोलते हैं, इसके क्या कारण है, इसके क्या इम्पैक्ट होंगे। जिस तरीके से हम लोग माइग्रेशन को पढ़ा, जितने डायमेंशंस देखा, सेम डायमेंशन विल बी अप्लाइड हेयर। इसको कर लेंगे, बेसिकली हम लोग थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे। रिवर्स माइग्रेशन रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन
लेबरर जितने भी लेबर या वर्कर्स हैं या पीपल स्टार्ट माइग्रेटिंग बैक टू देयर नेटिव प्लेस। बैक टू देयर नेटिव प्लेस मतलब जहाँ पे वो माइग्रेट करके गए हैं वहाँ से रिवर्स वो माइग्रेट करके अपने नेटिव प्लेस में आ रहे हैं। और इसके कारण ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लाइवलीहुड, जॉब अपॉर्चुनिटी और सम अदर रीजन। अभी हम लोगों ने देखा कि कोविड पीरियड में जो भी इंडस्ट्री है, फैक्ट्री हैं, ये सब बंद हो जाने के कारण जो है लाइवलीहुड जो है उनका वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हो गया, स्टॉप हो गया। अपॉर्चुनिटी जो है वो ऑल ऑफ सडन ख़त्म हो गया, तो वहाँ पे लोग जो है सेफ्टी सिक्योरिटी भी इनसिक्योर फील करने लगे। और ये जो प्रॉब्लम्स जो कोविड का, कोरोना वायरस का जो पैंडेमिक और एपिडेमिक जो आया, इसके कारण भी लोग जो है अपने नेटिव प्लेस पे मूव करना शुरू किए। तो रिवर्स माइग्रेशन रेफर्स दिस सिचुएशन, ऐसा सिचुएशन जिसमें लोग जो है अपने प्लेस, अपना जो वर्क प्लेस है या जहाँ पे माइग्रेट किया वहाँ से वो फिर से अपने नेटिव प्लेस में आ रहे हैं। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लाइवलीहुड, जॉब अपॉर्चुनिटी का कम होना या नहीं होना, उसके अलावा हो सकता है एपिडेमिक्स या पैंडेमिक्स हो सकता है, या फिर इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस भी हो सकते हैं। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि वो उनको डिस्करेज करे, कि वहाँ पे रहने के लिए डिस्करेज करे और मूव वो बैक टू अपने नेटिव प्लेस, अपने घर को, अपने ओरिजिनल, अपने सोर्स रीजन में फिर से वापस आएँ। इसको रिवर्स माइग्रेशन कहते हैं। अभी कोरोना पीरियड में जो है रिवर्स माइग्रेशन देखने को मिला है, क्योंकि सारे लॉकडाउन के कारण जो है सारे इंस्टीट्यूशन, सारे कॉलेजेस, सारे फैक्ट्रीज, सारे इंडस्ट्री, सारे सेटअप जो है ऑल ऑफ सडन बंद हो गया, जिसके कारण उनका जो डेली वेजेज हैं या फिर जो डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं, जो इरेगुलर हैं या फिर जो इस तरीके से वहाँ पे इनफॉर्मल सेक्टर्स में हैं, सभी ऑल ऑफ सडन जो है बिल्कुल उनका अपॉर्चुनिटी जो जॉब का था वो छिन गया या कम हो गया, जिसके कारण वो कंपेल टू रिवर्स माइग्रेट टू देयर नेटिव प्लेस। अब इसका इम्पैक्ट रिवर्स माइग्रेशन का क्या होगा, तो ऑब्वियसली जहाँ से वो गए हैं सोर्स रीजन पे वहाँ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और वो इम्पैक्ट किस तरीके से पड़ेगा, तो टाइपिकली हैंड टू माउथ, जनरली जितने भी माइग्रेट पीपल होते हैं उनका बहुत बहुत इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छा नहीं होता है। तो लेबर क्लास के जो माइग्रेशंस होते हैं तो उनका इनकम छीन गया। तो इनकम छीनने से क्या होगा कि पहले वो जब वहाँ रहते थे तो रिमिटेंसेज जो है अपने विलेज एरिया में भेजते थे, जिसके कारण वहाँ पे डिमांड क्रिएट होता था, परचेजिंग पावर पैरिटी बढ़ती थी और वहाँ का नीड इकोनॉमी पे जो रिक्वायरमेंट जो है, कंजम्पशन जो है बढ़ता था, जिससे प्रोडक्शन और लोकल इकोनॉमी जो है मतलब वेल ऑफ कंडीशंस में रहता था। तो इस पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। जो डिमांड होगा वो बिल्कुल, लोकल जो डिमांड होगा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा या बिल्कुल कम हो जाएगा। उसके बाद जो है जो ये डिमांड क्रिएट करते थे, इंडस्ट्री का करते थे, वो भी जो है रिवर्स माइग्रेशन के कारण जो इंडस्ट्री में डिमांड भी जो है कम हो जाएगा। लैक ऑफ डिमांड्स फ्रॉम द migrants workers and the mini economy they help sustain imply the forward and backward linkages जो है वो भी प्रभावित होगा। फॉर्मल सेक्टर विल वीकेंड, क्योंकि डिमांड जो है कम हो जाएगा, तो डिमांड कम हो जाएगा तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो इकोनॉमिक स्लो डाउन जो है स्टार्ट हो जाएगा। द रिवर्स माइग्रेशन विल पुट स्ट्रेस ऑन द नेटिव स्टेट, जो जहाँ जिस राज्य में जाएंगे माइग्रेशन तो वहाँ पे नंबर ऑफ जो पीपल, जो माइग्रेंट पीपल है उसकी संख्या बढ़ेगी। तो संख्या बढ़ेगी तो वो सारी समस्याएं होगी जो बेसिक कम्युनिटीज़ का, बेसिक फैसिलिटीज़ का, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का, इलेक्ट्रिसिटी का, पोर्टेबल वाटर का, एम्प्लॉयमेंट का, जॉब अपॉर्चुनिटी का और लाइवलीहुड का, फूड सिक्योरिटी का, ये सारा बर्डन जो है वो स्टेट पे पड़ेगा जहाँ पे वो नंबर ऑफ माइग्रेंट पीपल जो अपने नेटिव प्लेस में आ रहे हैं। और जनरली हम लोग देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार जो है जो मोस्ट रिवर्स माइग्रेशन में रिसीविंग करने वाला स्टेट है, जो कि रिवर्स माइग्रेंट पीपल को जो है रिसीव कर रहा है। दे आर स्टिग्मेटाइज, इनको ऐसे भी कैरियर ऑफ डिजीज, मतलब वो जहाँ से आ रहे हैं वो हॉट स्पॉट रहा है कोरोना वायरस का, तो वो वहाँ से कैरियर के रूप में भी आएंगे और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर भी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो लोगों को अवेयर करके, इनको कंटेन करके, रिस्ट्रिक्ट करके, जांच करके, ये सब भी एक चैलेंज के रूप में आया है कि किस तरीके से जो है इसको स्प्रेड करने से रोका जाए और इनको मतलब सही से जो है एक मतलब उनके फैमिली के साथ इंटीग्रेट किया जाए। सजेस्टेड मेजर, इसमें जो हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं रिवर्स माइग्रेशन में कि प्रोग्राम
इस तरीके से बनाया जाए जो कि रिवर्स माइग्रेशन के द्वारा जो भी लेबर्स और वर्कर्स वापस आ रहे हैं उसको लाइवलीहुड प्रोवाइड किया जा सके, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दिया जा सके, हेल्थ फैसिलिटी उनको दिया जा सके, जो भी बेसिक एमिनिटीज है वो प्रोवाइड किया जा सके और उनको जो है लोकल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट किया जा सके और कंस्ट्रक्टिवली उनको इंगेज किया जा सके ताकि वो लोकल इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमी में अपना जो है कंट्रीब्यूशन जो है दे सके और जो भी उसका बेनिफिट होगा उसको वो शेयर कर सके। दूसरा जो सजेस्टिव मेजर है कि फिजिकल स्टिमुलस भी देना चाहिए क्योंकि उनका जो इनकम जो है, सोर्स ऑफ इनकम वो है वो समाप्त हो गया है, तो जिसके कारण उनका डिमांड जो होगा कंजम्पशन का वो कम हो जाएगा। तो मार्केट में डिमांड क्रिएट करने के लिए सम काइंड ऑफ फिजिकल स्टिमुलस देना चाहिए ताकि वहाँ पे लोकल डिमांड क्रिएट हो कंजम्पशन का और जो लोकल इकोनॉमी है ग्रो कर सके। प्लान फॉर जॉब ग्रोथ के लिए प्लान करना चाहिए और वहाँ पे जॉब क्रिएशन करना चाहिए सो दैट जो भी स्किल्ड, अनस्किल्ड और कैजुअल मैनुअल वर्कर वगैरह वापस आए हैं उनको एज पर देयर स्किल, एज पर देयर ट्रेनिंग, एज पर देयर जो भी सेमी स्किल ट्रेनिंग है उसके आधार पे उनको जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल कराना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे बिहार सरकार ने जो है जॉब कार्ड भी इशू करना शुरू किया है। मनरेगा के तहत इन लोगों को रूरल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करके जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया गया है ताकि वो लोकल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सके और अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया जा सके। डिसेंट वर्क अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया गया होम स्टेट में जहाँ पे वो माइग्रेटेड पीपल वापस रिवर्स माइग्रेशन के थ्रू वापस आए हैं और उनका जो फंडामेंटल राइट्स है उनको भी इंश्योर कराने के लिए भी प्रयास की ज़रूरत है। नॉलेज सेंट्रिक डेवलपमेंट, जैसा जिस तरीके के लोग आ रहे हैं उस तरीके का नॉलेज सेंट्रिक डेवलपमेंट करने की आवश्यकता है। और इसके अलावा प्रॉपर मूवमेंट स्ट्रेटजी कि अगर वो वापस जा रहे हैं तो किस तरीके से जो है उनको वापस भेजा जाए, उसके लिए भी एक प्रॉपर प्लानिंग की आवश्यकता है कि प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाया जाए, प्लानिंग बनाया जाए, मैनेजमेंट किया जाए ताकि उनको एक फ्यूचर एक्शन डिवाइस फॉर फ्यूचर एक्शन इफ द माइग्रेंट रिटर्न अगेन टू देयर वर्क स्टेट में जाना चाहते हैं तो उनको किस तरीके से वापस भेजा जाए, इसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म हो सो दैट है कि सेफली और सिक्योर्ड वे में उनको वापस वर्क प्लेस पे भेजा जा सके। तो ये सारे डायमेंशंस है माइग्रेशन से, और माइग्रेशन से वन क्वेश्चन जो है एक्सपेक्ट किया जा सकता है और पर्टिकुलरली जो है अभी के परिप्रेक्ष्य में जो है रिवर्स माइग्रेशन से क्वेश्चंस आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो रिवर्स माइग्रेशन और माइग्रेशन में बहुत मतलब केवल देखना है कि वो सारे डायमेंशन, सारे एस्पेक्ट, सारे पहलू जो हम लोग जो है माइग्रेशन में पढ़े हैं सेम चीज़ को अप्लाई करना है रिवर्स माइग्रेशन में कि उसके कौन कौन से टाइप्स एंड फैक्टर्स हैं, क्या रीजन्स हैं, उसका क्या सोशियो इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक, पॉलिटिकल क्या क्या एनवायरमेंटल क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे और उसको किस तरीके से जो है मतलब क्या इनिशिएटिव लिया जा सके कि उसका नेगेटिव जो इम्पैक्ट हो उसको मिनिमाइज किया जा सके और उनको इंटीग्रेट किया जा सके। तो ये एक बिग और मेजर इशू जो है माइग्रेशन का, क्योंकि हमारे जो देश की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है। तो माइग्रेशन जो है एक स्पेशल स्टडीज़ के रूप में डेवलप करने की आवश्यकता है, इस पर रिसर्च एंड R&D करने की आवश्यकता है ताकि इससे जुड़ा हुआ जो भी समस्या है, जो भी इसका बिहेवियर पैटर्न है उसको प्रेडिक्ट किया जा सके और अकॉर्डिंगली पॉलिसी और प्रोग्राम बनाया जा सके। तो इस तरीके से हमारा माइग्रेशन का ये चैप्टर हुआ, इसको हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। इसका जिस्ट बना लेंगे, सभी लोग जिस्ट बना लेंगे और प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चंस आया